मुशाइम उसकी बातें ज़ब्त से बर्दाश्त कर गई। शायद वो जानती थी अपनी टोन में वापस आए। मिस्टर वजदान शाह, मैं आपसे बहुत तहम्मुल और तमीज़ से बात कर रही हूँ। मेरा दिमाग ख़राब होने में चंद सेकंड लगते हैं। मैं इंसान के दिमाग के परखच्चे उड़ाने का हुनर रखती हूँ। सो प्लीज़ अपनी टोन में बात करें। क्यों करूं मैं तुमसे तमीज़ से बात? हाँ, क्या करोगी तुम? वो एकदम हलक के बल चिल्लाया। मेरे भाई के कातिल की बहन हो तुम। इतना ज़र्फ नहीं है मुझ में जो तुम्हारी बातें अपने सामने सुन सकूं। तुम्हें अपने सामने बिठा रखा है ना, यही बहुत है। मुंह बंद करो अपना और हवेली के किसी भी कोने में रहो। अगर मेरे सामने आने की हिम्मत भी की ना, आई स्वेयर जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें मैं ज़मीन में। निकलो यहाँ से। वो सारे लिहाज साइड पर रखकर धाड़ा था। मुशाइम खड़ी हुई और स्पार्ट लहजे में बोली। उसको ज़रा फर्क नहीं पड़ा था उसके इस संगीन लहजे को देख, बल्कि उसकी आंखों में देखकर वो बिना डरे बोली थी। एक बात कहूँ, बिल्कुल जाहिल लग रहे हो इस वक्त। बहुत कुछ सुना था आपके बारे में, लेकिन जो भी सुना सब बेकार और फजूल ही सुना था। सब झूठ जो मैंने सुना था। ना उसमें से 1% भी, और उसमें से तो 1% भी आप में नहीं है मिस्टर वजदान शाह। आप एक प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल हैं ही नहीं। इंसान में तो इतना सा दिमाग होता है ना, वो भी नहीं है आप में। सिर्फ इस बात पर, इस बिहाफ पर आप अदा को गुनाहगार ठहरा रहे हैं कि उन्होंने मुस्तफ़ा को धमकी दी थी, इसलिए आपने फैसला दे दिया कि अदा ही कातिल है। मिस्टर, आप में तो इतनी सेंस भी नहीं है। अगर उस शख्स ने धमकी दी है तो वो उस टाइम ही मारेगा ना, या फिर 10 मिनट बाद वापस बुलाकर चौराहे पर लाकर मुस्तफ़ा को गोली ताकेगा। इतना तो हर इंसान के पास दिमाग होना चाहिए कि किस बात के सरदार हैं आप। इतना तो दिमाग और तहम्मुल है नहीं आप में कि फ़ैसला ले सकें। मिस्टर, फ़ैसले इमोशनल होकर नहीं लिए जाते। क्या मतलब? वो उसकी बातें सुनकर कुछ सख्त सुनाना चाहता था, लेकिन लास्ट बात से थोड़ा उलझा। मतलब बहुत सिंपल है मिस्टर। अगर अदा ने धमकी दी थी और मुस्तफ़ा वहाँ से चला गया था, उसके ही सामने अदा भी गए थे, क्या मुस्तफ़ा दोबारा अदा के बुलाने पर वापस चौराहे पर आया था? सिर्फ इस बिहाफ पर आप अदा को गुनाहगार ठहरा रहे हैं कि उन्होंने मुस्तफ़ा को धमकी दी थी, और इसलिए आपने फैसला दे दिया कि अदा ही कातिल है। मिस्टर, आप में तो इतना सेंस भी नहीं है। अगर किसी शख्स ने किसी को धमकी दी है तो वो उसको उसी वक्त मारेगा, ना फिर 10 मिनट के बाद उसे वापस बुलाकर और चौराहे पर लाकर मुस्तफ़ा पर गोली दागेगा। इतना हर इंसान के पास दिमाग होना चाहिए। किस बात के सरदार हैं आप? इतना तो दिमाग और तहम्मुल है नहीं आप में कि आप फैसला ले सकें। मिस्टर, फैसले इमोशनल होकर नहीं लिए जाते। क्या मतलब? वो उसकी बातें सुनकर कुछ सख्त सुनाना चाहता था, लेकिन लास्ट बात से थोड़ा उलझा। मतलब बहुत सिंपल है मिस्टर। अगर अदा ने धमकी दी थी और मुस्तफ़ा वहाँ से चला गया था, उसके सामने ही अदा भी चले गए थे, क्या मुस्तफ़ा दोबारा अदा के बुलाने पर चौराहे पर आया था और फिर अदा ने मुस्तफ़ा को गोली मारी थी? क्या तुम्हें इतना पागल लगता है मुस्तफ़ा, जो किसी दुश्मन के बुलाने पर दोबारा चला जाएगा, और वो भी उस वक्त जब उसका छोटा भाई उसके साथ मौजूद हो? मैंने शुरू में ही कहा था कि प्रैक्टिकल होकर सोचें और केस पर थोड़ा ध्यान दें। मिस्टर शाह, आपके सामने होगी सारी सच्चाई। आप कभी अपनी छोटी बहन की झूठी कसम खा सकते हैं? वजदान ने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। मेरे अदा ने भी मेरी कसम खाई है। वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर बोल रहे थे। उन्होंने मुस्तफ़ा का कत्ल नहीं किया है। मिस्टर वजदान शाह, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि मुझे एक दफ़ा इस केस पर काम करने दें। असली मुजरिम बहुत जल्द आपके सामने होगा। चेहरा नहायत संजीदा था। वजदान का चेहरा जो हर एहसास से आरी था, वहाँ भी अब संजीदगी आ गई। वो सवालिया अंदाज में बोला, अगर तुम्हारा भाई ही करप्ट हुआ तो फिर क्या करोगी? फिर जो सज़ा एक मुजरिम को दी जाती है ना, वही उनको भी दिलाऊंगी मैं। सज़ाए मौत या सज़ाए उम्र कैद। मैं कभी झूठ और झूठा वादा नहीं करती। मैं हमेशा सच और हक पर रहती हूँ। किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए, मैं झूठ का साथ नहीं लेती। मेरा एक दफ़ा यकीन तो कर कर देख लो, मायूस नहीं होगे आप। मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, इस दफ़ा मुजरिम कोई और है। अदा मुलजिम है, अभी मुजरिम नहीं है। इस दफ़ा गुनाहगार कोई और है और सज़ा किसी और को मिल चुकी है। क्या करना चाहती हो तुम? वजदान सीधा मुद्दे पर आया था। इस केस को रीओपन, कितना वक्त लगेगा इस सच को सामने आने में? वो फिर से बोला था, कुछ दिन या कुछ महीने? मुझे कंप्लीट फिगर बताओ। 2 महीने। वो एकदम बोली, डन, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ इस केस को दोबारा खोलने की और उस पर काम भी करने की।
और अगर मुशाइम तुम इस केस को 2 महीने में सॉल्व नहीं कर सकी तो तुम एक वन्नी की हैसियत से इस घर में ही रहोगी, कभी नहीं। वो एकदम बोली, अगर ये केस मैं 2 महीने में भी सॉल्व नहीं कर पाई, अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं अब आपको पहले ही बता दूं, भाई को सज़ा मिलेगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि कातिल मैं नहीं हूँ और मैं खुद पर कभी जुल्म होता देख नहीं सकती। मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ भी मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, क्योंकि मुस्तफ़ा मेरा दोस्त था। मैं भी चाहती हूँ कि उसके असली कातिल को हर हाल में सज़ा मिले। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ, जब ये केस सॉल्व हो जाएगा, आप मुझे बिना किसी रुकावट और बिना किसी झगड़े के आराम से तलाक दे देंगे। मैं नहीं चाहती कोई भी तमाशा बने। आपके लिए नूरे बेस्ट है, बहुत प्यार करती है वो आपसे। मुझे तुम नहीं बताओगी कि मुझसे कौन मोहब्बत करता है, और हाँ, मेरी तरफ से ये डील डन है। अगर तुम ये केस जो तुम बोल रही हो उस हिसाब से चलती हो, मैं तुम्हें आराम से बिना किसी रुकावट के तलाक दे दूंगा। तुमने सही कहा, मेरा कोई भी हक नहीं बनता। तो मिस्टर वजदान शाह, डील डन। उसने अपना हाथ आगे किया था। वजदान ने उसके हाथ को देखा और चंद सेकंड बाद बिना दूसरी कोई बात सोचे उसका हाथ थाम लिया। डील डन। दोनों की आंखों में एक अलग ही सर्द मोहरी थी। दोनों को ही वो शख्स प्यारा था। दोनों ही चाहते थे कि उसके गुनाहगार को सज़ा मिले, क्योंकि दोनों का नज़रिया बहुत अलग था। एक आग था तो दूसरी पानी। खटपट की आवाज़ें मुसलसल उसके कानों में आ रही थी। वो बार बार करवट बदल कर आवाज़ को इग्नोर कर रही थी, लेकिन बुर्राक भी आज उसको उठा कर जाने के मूड में था। बुर्राक पूरा तैयार था जाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों उससे बगैर बात किए जाने का दिल नहीं चाह रहा था। एक छोटी सी ही झड़प सही, वो चाहता था कि एक दफ़ा वो उठ जाए, फिर वो जाए। बुर्राक ने एक नज़र हफ्सा पर डाली और परफ्यूम की बोतल उठाकर तेज़ी से ड्रेसिंग टेबल पर रखी। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हफ्सा जो करवट लेने लगी थी सोफे से धड़म करके गिरी। बुर्राक ने होंठ का कोना दबाकर हंसी कंट्रोल की। अल्लाह जी, क्या मुसीबत है, कमर टूट गई मेरी। इतना सुकून से अपनी ज़िंदगी में बेड पर सोती थी और अब देखो जालिम लोग मुझे सोफे पर सुलाते हैं। हाय मेरी कमर। बुर्राक मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और हाथ बढ़ाया। उठ जाओ मेरी जान, सुबह हो चुकी है। क्या मुसीबत है, नहीं जागती मैं इतनी सुबह, और तुम क्यों इतना शोर कर रहे हो? सूरज सर पर है, उठ जाओ और मुझे बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं। अपना कोट ठीक करते हुए बोला। कितनी लड़कियां आज तुम्हारे मियाँ पर फ्लैट होंगी। हफ्सा ने सही से आंखें खोलकर उसे देखा। वो सामने ही डार्क ब्लू पैंट कोट, अंदर वाइट शर्ट जिस पर सिक्स पैक वाजे दिखाई दे रहे थे, बाल जेल से सेट किए हुए था। वो वाकई फ्लैट करने की ताकत रखता था। हफ्सा ने दिल में एतराफ़ किया, वो हैंडसम तो है। फिर भी मुंह टेढ़ा करके बोली, जकूटा जिन रख रहे हो। बड़े आई लड़कियां फ्लैट होंगी। बुर्राक ने जिंदगी से भरपूर कहकहा लगाया। वो बेतहाशा दिल से हंसा था। वो मुस्तफ़ा के इंतकाल के बाद आज दिल खोलकर हंसा था। हफ्सा को उसकी हंसी में पहले दिन वाली खनक महसूस हुई थी। वो भी हल्का सा मुस्कुराई। उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ था। उसको वापस से पहले जैसा होता देखकर वो उसको चिढ़ाते हुए बोली, अच्छे तो लग नहीं रहे, बस काबिल कबूल ही लग रहे हो। चुप कर जाओ, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती वाइफी। बंदे का अगर दिल चाह रहा है तारीफ करने का तो खुले दिल से करे। वो उसको देखते हुए बोला, ओहो, अरे जाओ जाओ काम करो। वो तंग कर बोली, वैसे इतना बन सवर कर जा कहाँ रहे हो? वो तफ्तीश ज़्यादा हुई। गुल्ली डंडा खेलने। वो भी उल्टा जवाब में बोला, यार बताओ तो सही, जा कहाँ रहे हो? वो थोड़ा तफ्तीशी अंदाज में खालिस बीवियों की तरह पूछने लगी। इतनी फ्रैंकनेस, वो भी हफ्सा की? मुझे यकीन नहीं हो रहा। बदतमीज़ी नहीं करो, बताओ कहाँ जा रहे हो, और वो भी सुबह सुबह। वो उसकी बात इग्नोर करते बोली, कहाँ जाता हूँ यार, ऑफिस ना, वहीं जा रहा हूँ फिर। जाहिर सी बात है, वैसे तो तुम भी चलो, आज से ज्वाइनिंग दे दो तुम भी। उसने उसको भी दावत दी। नहीं, आज नहीं, कल चलूँगी, आज मुझे बड़े काम है। तुमको क्या काम है? तुमको क्या काम है? वो भी यहाँ? वो थोड़ा तफ्तीशी अंदाज में बोला, आपो को मनाऊंगी, खफा है मुझसे? बिल्कुल नहीं, बहुत लड़ाई हो जाएगी। वो फौरन बोला, क्यों? मैं क्यों नहीं मनाऊं अपनी आपो को? हम नहीं लड़ते हैं, बहुत प्यार करती हैं वो मुझसे। थोड़ा नाराज़ हैं, अभी मान जाएंगी इंशाल्लाह। तुम दोनों का नहीं बोल रहा, अम्मा का बोल रहा हूँ। उनके सामने परहेज़ करना। बाकी मैं तो बोलता हूँ कि आज ही ज्वाइनिंग दे दो। नहीं, आज नहीं, कल। वो हतमन बोली, चलो तुम्हारी मर्ज़ी, मैं चलता हूँ। इंशाल्लाह रात को या शाम में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ कहकर वो बोलकर जाने लगा। अभी दरवाजे तक ही पहुँचा था कि हफ्सा की आवाज़ पर रुका।
बुर्राक बात सुनो। अपने नाम की पुकार उसके मुंह से सुनकर उसके कदम जंजीर हुए थे। सांसें मध्यम स्पीड पर चल रही थी। दिल की धड़कन बेतहाशा तेज हुई थी। वो इसी चीज़ के ज़ेरे असर था। लेकिन उसकी अगली बात से आंखें खुली और मुस्कुराता हुआ मुड़ा। थैंक यू, हफ्सा ने दिल से कहा। किस चीज़ के लिए? वो मुस्कुराता हुआ उससे सवाल कर गया। कल तुमने मेरी तरफ से बोला तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कब बोला? वो फ़ौरन अनजान बना। जब तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि मैं नीची ज़ात की हूँ। उसके मुस्कुराते लब सिकुड़े थे और वो सिर्फ ही बोला था। वैसे क्या तुमने मुझे अपनी बीवी मान लिया है? वो थोड़ा परेशान सी होकर बोली। उसने अपनी संजीदा सी आंखों से उसकी तरफ देखा। मैं नहीं जानता हफ्सा, तुम्हारी नज़र में निकाह की हैसियत क्या है, लेकिन मेरे लिए निकाह के कलमात बहुत मायने रखते हैं। कोई भी मेरी इज्जत के बारे में कुछ भी बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और तुम मेरी इज्जत हो, मेरी बीवी। हफ्सा बेयकीनी से उसको देख रही थी। हफ्सा, एक बात कहूँ? हफ्सा ने सरस बात में हिलाकर इजाज़त दी। हर जागीरदार एक जैसा नहीं होता, कुछ अलग भी होते हैं। मेरी बात पर गौर करना, अगर एक बुरा है तो सब बुरे कभी नहीं होंगे। उनमें से ज़रूर एक ना एक सही होता है। बाकी बातें बाद में होंगी। अब चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है, रात को मुलाकात होगी। फिर वो रुका नहीं था, चला गया था, हफ्सा को एक गहरी सोच में छोड़कर। वो वाकई बुर्राक के बारे में सोचने लगी थी। दिल बोल रहा था कि वो बाकी जागीरदारों से बहुत अलग है, लेकिन दिमाग बोल रहा था कि है तो जागीरदार ही ना कभी अपना रंग ज़रूर दिखाएगा। दिल और दिमाग की एक अलग जंग में वो बुरी तरह से फंस गई थी। लेकिन फिर भी सारी बातों को पसे पुश डालकर फ्रेश होने के लिए उठी, क्योंकि अभी उसको मुशाइम को भी मनाना था, जो उसका सबसे मेन मुद्दा था। वो खामोशी से सगीर शाह के कमरे में उनके सामने बैठी हुई थी, और उनके साथ वाले सोफे पर वजदान भी बैठा था। तीनों नफूस के चेहरे पर इंतहा की संजीदगी थी। मुशाइम ने एक नज़र वजदान को देखा और ख़ुद को कंपोज करके सगीर शाह से मुखातिब हुई। सर, मुझे आपसे बात करनी थी। रात को भी आपसे कहा था कि जब आप खाना खा लें तो मुझे बुला लें, लेकिन आपने मुझे नहीं बुलाया। मैं वेट कर रही थी आपके बुलावे का। उनको पता नहीं क्यों उसकी बात सुनकर अजीब सी शर्मिंदगी हुई, और वो थोड़ा सा खज्जल होकर बोले, हम उस वक्त आराम करते हैं, इसलिए बस हमने मुनासिब नहीं समझा उस वक्त बात करना। और फिर यकदम अपनी टोन बदली। लड़की? वैसे भी तुम हो कौन जो तुम्हारी बात सुने हम? वन्नी में आई लड़की की औकात ही क्या है जो हम तुमसे बात करेंगे? ये हमारा ज़र्फ है जो तुम्हें अपने सामने बिठाया हुआ है, और वो भी ऊपर सोफे पर। मुशाइम ने ज़ब्त से अपनी मुठ्ठियाँ भींची थी, लेकिन फिर भी अपने लहजे को कंट्रोल में रख के बोली, सर देखिए, मैंने कल भी यही कहा था उन आंटी को, और आज आपसे भी यही बोल रही हूँ कि कोई भी मखलूक, किसी भी मखलूक में हम कौन होते हैं फ़र्क करने वाले? जब बनाने वाली ज़ात ने फ़र्क नहीं किया तो हम कौन होते हैं फ़र्क करने वाले? काला गोरा, अमीर गरीब, वन्नी में आई लड़की, बिना वन्नी के आई लड़की के, हम कौन होते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों में फ़र्क करने वाले? सर, 100 बातों की एक बात, अल्लाह की नज़र में सबकी औकात एक जितनी है। अब ये मैं या कोई भी इस काम में फ़र्क कैसे कर सकता है? उसकी बात में ऐसा करंट था कि सगीर शाह के माथे के बल कम हुए। सर, अगर हम में कोई फ़र्क है तो सिर्फ इतना कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन सर मेरी उम्र भी नहीं है। मैं खुद 28 साल की हूँ, मुझे भी ज़िंदगी का काफ़ी तजर्बा है। सर, सिंपल बात, आप लोग सिर्फ इस केस को एक धमकी से जोड़ रहे हैं। कल रात को ही मैंने मिस्टर वजदान को अपनी बात समझाने की कोशिश की थी, और आई थिंक उनको मेरी बात समझ आ भी गई है कुछ कुछ। आपको भी मैं वही बात बताना चाहती हूँ। सगीर शाह यकटुक उसी को ही सुन और देख रहे थे। देखिए सर, अशर बेग की और मुस्तफ़ा की लड़ाई भरे मजमे में हुई थी, लेकिन जब अशर बेग ने मुस्तफ़ा को गोली मारी तब ये मजमा कहाँ था? ये भी तो एक सवाल है। आप लोग इस केस को बारीक बीनी से तो देखिए। गोली मारी गई तो चौराहे पर ही मारी गई थी ना, तो जब कहाँ था वो मजमा? सर, मुझे अभी तक ये बात समझ ही नहीं आ रही कि आप इतने समझदार होकर सच नहीं देख सकते। सच आपके सामने होते हुए भी आप लोगों को, सच आपके सामने है और आप लोग हैं कि इसको इग्नोर किए जा रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारी बात का लड़की? वो तैश से बोले। मिस्टर सगीर शाह, बात बहुत ज़्यादा सिंपल है यहाँ। जब दोनों की लड़ाई हुई और दोनों के बंदे वहाँ से चले गए थे, वो दोनों ही अपनी अपनी मंजिल पर वापस रवाना हुए, तो क्या मुस्तफ़ा के सर में खड्डा है जो वो अदा के बुलाने पर दोबारा चौराहे पर गोली खाने जाएगा? तब जब उसके साथ उसका छोटा भाई भी मौजूद हो, थोड़ा सेंस तो होगा ना आप सब में भी। सोचिए तो सही, ऐसे कौन पागल दोबारा बुलाने पर मरने के लिए चला जाता है?
छोटे भाई पर दोनों एक साथ चौंके थे, क्योंकि वाकई मुस्तफ़ा खुद से ज़्यादा अपने रिश्तों की हिफाजत करता था। देखिए सर, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे केस जीते हैं और उन सब केसेस में मेरा मुस्तफ़ा ने बहुत साथ दिया है। मेरे लिए वो बहुत अहम है। अब मैं भी चाहती हूँ कि उसके गुनाहगार को सज़ा हर हाल में मिले। जिस अज़ियत से उसकी मौत हुई है, वही अज़ियत उस शख्स को भी फ़ील कराएं। मेरा भी फ़र्ज़ है कि उसका एहसान उतारूं। आप लोगों को तो इतना भी अंदाज़ा नहीं। अभी मुस्तफ़ा को टारगेट किया गया है, कल को कोई और भी हो सकता है। आप लोग सिर्फ अशर बेग पर ही अटके हुए हैं और आप लोगों को वो बंदा मिसगाइड कर चुका है, लेकिन आप सिर्फ एक धमकी पर अटके हैं। सब जानते हैं इस घर और हवेली के लिए मुस्तफ़ा क्या अहमियत रखता है। आप लोग उस चीज़ पर नज़र नहीं डाल रहे कि जिसने भी उनका कत्ल किया है उसने बहुत होशियारी का काम किया है। उसने पहले एक ऐसे फ़र्द को मारा है जो इस घर के लिए इतना इम्पोर्टेंट था, जिससे इस घर की रौनक थी। वो एक ऐसा शख्स था जो सबसे प्यार करता था और ऐसे ही सब उससे प्यार करते थे। आप लोग ये नहीं समझ रहे, अभी मुस्तफ़ा का कत्ल हुआ है, अगला टारगेट कोई भी हो सकता है। वजदान शाह भी तो हो सकते हैं। वो दोनों उसकी बात सुनकर सीधे हुए। मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि मुझे एक दफ़ा इस केस को रीओपन करने दें। मैं देखती हूँ कि कौन असल मुजरिम है। मुझे सिर्फ 2 महीने चाहिए असली मुजरिम, और असली मुजरिम आपके सामने होगा। और अगर इन 2 महीनों में तुम कुछ नहीं कर पाई फिर? सगीर शाह उसकी बात सुनकर काफ़ी हद तक कन्फेस हो गए थे, इसलिए उन्होंने सवाल किया। फिर मैं खुद सज़ा दिलाऊंगी अशर बेग को। अगर वो मुजरिम है तो उनको सज़ा मिलेगी और हर हाल में मिलेगी। सज़ाए मौत या फांसी की सज़ा। उसका लहजा हर एहसास से आ रही था। वजदान उसके चेहरे को बहुत गौर से देख रहा था। मेरा मानना है इंसान को फ़ैसले इमोशनल होकर नहीं लेने चाहिए। इंसान को फ़ैसले दिमाग से, ठंडे दिमाग से लेने चाहिए, क्योंकि दिल हमेशा भटकाता है। हर इंसान का दिल मोम होता है, वो पिघल जाता है। इसलिए फ़ैसले दिमाग से लो, वही आपको सही रास्ता और असली मुजरिम दिखाएगा। तो मिस्टर सगीर शाह, आप मुझे इजाज़त दे रहे हैं क्या? क्या मैं ये केस रीओपन कर सकती हूँ? उन्होंने एक नज़र वजदान को देखा। उसने हल्की सी गर्दन इस्पात में हिलाई और अपने भारी लबो लहजे में बोला, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम हमें धोखा नहीं दोगी। इजाज़त है हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह आपका भरोसा मैं किसी कीमत नहीं तोड़ूंगी। वो बोलकर खड़ी हुई। लेकिन सर, फिर मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि इस केस को सॉल्व होते ही वजदान शाह मुझे तलाक दे देंगे और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वजदान के लिए नूरे बेस्ट है। सगीर शाह ने उसकी बात सुनकर सर इस्पात में हिलाया। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, लेकिन जब तुम अपने वादे के मुताबिक केस हल कर लोगी तभी। बिल्कुल, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़, जल्द ही मुलाकात होती है। फिर वो रुकी नहीं थी, अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। वो जो सगीर शाह के कमरे से निकलकर ऊपर की जानिब बढ़ रही थी, हफ्सा की आवाज़ पर रुकी ज़रूर, लेकिन पलटी नहीं। सीढ़ियों के 3 स्टेप वो चढ़ चुकी थी। चौथे पर कदम रखा, लेकिन उसकी आवाज़ से वापस अपना कदम पीछे लिया। आप वो कहाँ जा रही हैं? मुशाइम ने ज़ब्त से जबड़े भींचे। मज़ीद आगे को बढ़ी। हफ्सा जल्दी से उसके करीब आई और उसके बाजू को थामा। आपो प्लीज़ मेरी एक दफ़ा बात तो सुने। मुझे अपनी बात बताने का एक दफ़ा मौका तो दें। आप मुझसे ऐसे नाराज़ नहीं हो सकती हैं। मेरी गलती तो मुझे बताएं, वो नम आवाज़ में बोली। मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी गलती क्या है तुम अच्छे से जानती हो। तुमने क्या किया है? लहजा बिल्कुल स्पार्ट था। आपो मैं बेबस थी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था शादी के अलावा। खामोश हो जाओ। मैं हूँ कौन जिसको तुम जस्टिफाई कर रही हो अपना आप? कोई मायने नहीं रखती हूँ मैं तुम्हारे लिए, इसलिए छोड़ो। हम दोनों में अब ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम मुझे मनाओ। वो उससे अपना बाजू छुड़वा कर ऊपर जाने लगी। आपो प्लीज़ एक दफ़ा तो मेरी बात सुन लें। मैं जानती हूँ आप नाराज़ हो, लेकिन आप मेरी एक दफ़ा तो बात सुन लेना प्लीज़। वो बिल्कुल रो देने को थी। उससे कहाँ बर्दाश्त हो रहा था मुशाइम का ऐसा रवैया। क्या बात सुनूँ मैं तुम्हारी हफ्सा? जब मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरी बात सुन लो, मुझे मसला बताओ, आखिर क्या बात हुई है? क्यों तुम रोई? क्यों परेशान हो? लेकिन तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तुमने साफ बोल दिया कि तुम खुश हो। ये सब तुम्हारी मर्ज़ी से हुआ, तो अब किस हैसियत से तुम मेरे सामने आकर अपने आप को जस्टिफाई कर रही हो, मुझे मना रही हो? यार छोड़ दो अब मुझे। आपो प्लीज़ ना। उसके आंसू बेख्तियार आंख से फिसले। हाथ छोड़ो मेरा। अब वो रिश्ता हम दोनों में नहीं बचा है जो तुम मुझे इस तरह से छू रही हो। उसका लहजा कड़क था कि हफ्सा के आंसू निकल आए। वो बाकायदा एक स्टेप नीचे हुई। तुमने तो सारे मजमे में मुझे पराया कर दिया था। तुम्हें अंदाज़ा है कितना बुरा फील हुआ था मुझे हफ्सा? तुम्हें बहन बोला था नहीं,
तुम्हें बहन बोला नहीं था, माना भी था। हमजा हमेशा मजाक में बोलता था कि वो मेरा सगा भाई है और तुम मुंह बोली बहन, लेकिन मैंने कभी तुम दोनों में फ़र्क नहीं किया। हफ्सा ने रोते हुए इनकार में सर हिलाया। हफ्सा, चाहे मेरा और तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन हमारा एहसास का तो रिश्ता था ना। कम अज़ कम उस चीज़ का ही पास रख लेती और एक दफ़ा प्रॉब्लम शेयर तो करके देखती। आपको कोई फ़ायदा नहीं था, निकाह हो चुका था उस वक्त। वो बेबसी से बोली, मैंने वहाँ क्या बोला था? अगर ये निकाह ज़बरदस्ती हुआ है तो अभी और इसी वक्त सब कुछ ख़त्म कर सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया? सारे किए कराए पर पूरी दुनिया के सामने मुझे पराया कर दिया। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, और तुमने तो हमसे सारे रिश्ते ही ख़त्म कर दिए। अब मुझसे भी कोई तवक्को मत रखना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। हफ्सा को धचका लगा था, दिल की धड़कन तेज़ हुई थी, आंखों से आंसुओं की रफ्तार तेज़ हुई थी। वाकई बोलते हैं ना, खून का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता, बाकी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। अब समझो हो गया हमारा रिश्ता भी ख़त्म। आप ऐसे नहीं बोल सकती हैं, मेरा तो कोई और बहन भाई भी नहीं है। प्लीज़ आपो ऐसी बातें मत करें। क्यों ना करूं मैं ऐसी बातें तुमसे हफ्सा? तुम दोस्त नहीं बहन थी मेरी, लेकिन तुमने कोई अहमियत नहीं दी हमें। आपो मैं मजबूर थी। आवाज़ रोने के बाइस भारी हो रही थी। क्या मजबूरी थी? बोलो। वो सीने पर हाथ बांधे बोली, मैं जज्बाती हो गई थी, मुझे गुस्सा चढ़ गया था। अब्बा ने कहा कि बुराक साई ने हमारा कर्ज माफ़ कर दिया है। मेरे दिमाग में आपको एक ही बात सवार हो गई कि वो मुझे बेच रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे कोई बात नहीं की। वो सर झुका कर बोली, कितना कर्जा था तुम्हारा? मैं मर गई थी जो तुमने मुझे एक दफ़ा भी बताने की जहमत नहीं की। वो मज़ीद तैश में आई थी उसकी बात सुनकर। आप वो 40 लाख थे, मैं किस मुंह से आपके सामने बोलती? आप वैसे ही मेरे लिए कितना करती हैं, ये भी क्या मैं आपसे बोलती? दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। पहले तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं तुम मुझे अपनी बहन मानती हो, लेकिन अब पक्का यकीन हो गया है कि तुमने कभी मुझे बहन क्या, दोस्त की नज़र से भी नहीं देखा। आपको ऐसा कुछ नहीं है। वो फ़ौरन बोली, हफ्सा बीबी, आज बहुत दिल दुखा दिया तुमने मेरा। मुझे एक दफ़ा बताने की कोशिश भी नहीं की। मैं मर नहीं गई थी। हमजा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था ना, तुम मुझे नहीं तो हमजा से ही शेयर कर लेती ये बात कि अब्बा ये बात बोल रहे हैं। हफ्सा, एक फ़ोन कॉल पर तुम्हारा मसला हल किया जा सकता था ना, लेकिन नहीं। हफ्सा बीबी ऐसा क्यों करेंगी? उनकी तो अना आड़े आ जाती, गैरों से पैसे लेकर नहीं। आप गैर नहीं हो। वो तड़प कर बोली, जाओ हफ्सा, आज आज़ाद किया मैंने तुम्हें, खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। और हाँ, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी तुम्हारा मुझसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। आई समझ? और हाँ, अब मुझसे मुखातिब होने से गुरेज करना। अब कुछ भी नहीं लगती मैं तुम्हारी, मुझे अब कतरा फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे साथ कोई भी बदसलूकी हो या कोई भी परेशानी हो। आई डोंट केयर। वो बोलकर उसको वहीं साकित छोड़कर ऊपर की जानिब बढ़ गई थी। हफ्सा के जिस्म एकदम निढाल हुआ था, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो ऊपर जा सके। वो वहीं बैठती चली गई, आंसू आंखों से मुसलसल निकल रहे थे। तकरीबन 10 मिनट तक वो दुनिया से गाफिल रोने में मसरूफ़ थी। आंसू हिचकियों में तब्दील हो गए। रोते रोते ही उठी और आंसू साफ करके अपने रूम की जानिब बढ़ी, लेकिन दिल एकदम उदास हो गया था, जिस्म भी निढाल हो रहा था। दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ करने का। वो ढीले जिस्म के साथ बेड पर ढह सी गई और बिलक बिलक कर रोने लगी।